नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से गणित का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या अपन चला रखे हैं और वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 के इससे पीछे वाले वीडियो में सारी के सारे एग्जाम्पल क्लियर हो चुके थे। एग्जाम्पल 12 तक प्रश्नावली 1.3 के पहले थे, वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए। और स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के इससे पीछे 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 19 वीडियो अपलोड हो गए हैं। और यदि आपने उनको नहीं देखा है तो मैंने उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है, तो आप जरूर से वहां पे जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके सभी वीडियो को लगातार जरूर देखें स्टूडेंट्स, जिससे आपके ये वीडियो वाला समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो और साथ ही स्टूडेंट्स, आपके ऐसे साथी ऐसे दोस्त जो क्लास 10 में इस साल हो गए, उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पे आगे जो वीडियो अपलोड होगा उसकी जो सूचना है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके स्टूडेंट्स। तो चलते हैं वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि इससे पीछे वाले जितने भी सवाल है, जितने भी एग्जाम्पल है, जितना भी बेसिक नॉलेज है, वो सारा का सारा मैंने क्लियर करवाए हैं। इसीलिए तो 19 पार्ट या 20 पार्ट बन चुके हैं स्टूडेंट्स अभी तक, और अपना चैप्टर 1 अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और वैसे आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपके स्टूडेंट से मात्र आपको 5 या 6 के लगभग, या फिर हो सकता है ज़्यादा ही बन जाए, लेकिन इतने वीडियो आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल सारे क्लियर करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर चैनलों पे आपको एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, लेकिन अपने हमारे यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर करवाया जाता है। तो प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला, ध्यान रहे वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए यदि सब कुछ समझना चाहते हो तो स्टूडेंट्स। तो चलते हैं प्रश्न नंबर पहले में। प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहले में अपन चलेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला जो स्टूडेंट्स वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। तो ध्यान से देख लीजिए आप पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए या फिर दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न वही है कि भाई सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए कि √5 एक। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले अपने को √5 जिसको अपने अपरिमेय सिद्ध करना है, उसका अपरिमेय सिद्ध करना है, उसका विपरीत या उसका उल्टा अपने को मान लेना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपने को विपरीत या फिर उल्टा जो है वो अपन मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए आप पहला नियम में ये था कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम p बटा q के रूप में, यहाँ p बटा q लिखा हुआ है, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये लो, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको अपन p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, लिख सकते हैं उसको। पहले वाला जो नियम था प्रश्नावली 1.3 का जो बेसिक वाला वीडियो था, उसमें पहला जो नियम था वो ही करवाया था कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब p और q के बारे में बताएंगे। यहाँ p व q दो क्या है, पूर्णांक है। p व q दो क्या है,
पूर्णांक है, ये दो पूर्णांक संख्याएं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे आगे। अब यदि इसमें क्या लिखा है मैंने, इसलिए इसको शब्द किसके लिए आया है, √5 के लिए। इसको शब्द जो है वो किसके लिए आया, √5 के लिए, इसलिए इसको हम मतलब √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए अपन कि भाई √5 को अपन p/q के रूप में लिखेंगे तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। √5 बराबर p/q हो जाएगा। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहां से ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि इसका रूट हट सके, किसका, √5 का। क्यों कि जो वर्ग करेंगे तो ध्यान रहे, √5 को √5 से गुणा करेंगे, √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि √25 आता है और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं 5 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और बराबर में p²/q²। ये आपके सामने हो चुका है कि दोनों पक्षों का अपन वर्ग करें तो आपके सामने क्या आ गया, √5 बराबर p²/q²। अब यहाँ से अपन वज्रगुणा करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, तो वज्रगुणा करेंगे तो ध्यान रहे क्या आएगा कि p² जो है वो 1 से गुणा होगा, मतलब इसके बट्टे में कौन है, 1 है, तो p² यही रहेगा और 5q² हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी आगे कैसे, p² 1 से गुणा होगा p² और 5q² हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद में यहां से क्या लिखेंगे अपन, p² यही रहेगा और ये गुणा में है 5, तो इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो p²/5 बराबर में q² हो गया। मतलब स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, p² के बट्टे में 5 लग गया और बराबर में q² हो गया। ये 5 यहाँ पर गुणा में है तो किस में आ गया, भाग में आ चुका है। अब इसके बाद में देखना, अपन आराम से डिटेल से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने। p²/5 बराबर q², मतलब p² में 5 का भाग लग रहा है, p² में किसका भाग लग रहा है स्टूडेंट्स, 5 का लग रहा है। तो अपन क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ 5 जो है वो p² को विभाजित करता है, मतलब 5 जो है, 5 यहाँ 5 p² को विभाजित करता है, यहाँ 5 जो है वो p² को विभाजित करता है। 5 का भाग p² में स्टूडेंट से पूरा जा रहा है, 5 का भाग जब p² में पूरा जा रहा है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, मतलब 5 में भी p का पूरा भाग जाएगा स्टूडेंट्स, 5 p को भी विभाजित करेगा। इसके बाद में देखना, इसलिए यदि 5 जब p को विभाजित करेगा तो 5 जब p को विभाजित करेगा तो 5 जब p को विभाजित करेगा, मतलब 5 का भाग जब p में पूरा हो जाएगा तो p की जगह क्या है, 10 है या 15 है, तो बताओ 5 बराबर इसको क्या लिखोगे 2 × 5 हो गया, तो 5 बराबर क्या हो गया, 5 बराबर क्या हो गया, 2 × 5 हो गया। तो ध्यान रहे 5c, मतलब p बराबर p को क्या लिख दोगे, p बराबर क्या लिख दोगे, 5c लिख दोगे, p बराबर 5c। मतलब स्टूडेंट्स यदि p को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब p में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो p बराबर 5c लिख सकते हैं। मतलब कि p की जगह यदि 10 हो, यदि p की जगह 10 हो तो 10 बराबर 5 × 2 आ जाएगा। यदि p की जगह 15 हो तो यहाँ पर 15 बराबर 5 × 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 हो तो यहाँ 20 बराबर 5 × 4 आ जाएगा। कहने का मतलब p की जगह कौन सी संख्या होगी, ऐसी ही संख्या रहेगी जिसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। p की जगह ऐसी ही संख्या रहेगी जिसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे अपन फिर दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर। तो दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए, वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25c स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब पी स्क्वायर की जगह अपन मान रख देंगे। ध्यान से देखना, पी स्क्वायर का मान अपने पास समीकरण 1 में पड़ा है, ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 1 में अपने निकाला हुआ पहले से पड़ा है अपने पास। समीकरण 1 में देखना पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो गया। ये मान जो रखा है मैंने, ये मान कहाँ से रखा है जी, समीकरण 1 से। ये मैंने समीकरण 1 से एक काम में ले लिया, मैंने समीकरण 1 जो है वो काम में ले लिया। 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह मैंने 5q स्क्वायर रख दिया है। इसके बाद में देखना है स्टूडेंट से, 5q स्क्वायर यही रहेगा और बटे में 25 है और सामने c स्क्वायर है। सामने कितना है स्टूडेंट से, c स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए, अब अपन क्या करेंगे, 5 का भाग 25 में दे देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 5 5 25 हो गया। 2 वाले में भी कटा था, 3 वाले में भी कटा था, सेम तरीका है। तो इसके बाद में ध्यान से देखना, यहाँ तक हो गया अपना। इसके बाद में देखना स्टूडेंट से क्या लिखेंगे, यहाँ q स्क्वायर बटा 5 बराबर में c स्क्वायर, ये आपके सामने हो गया। k स्क्वायर बटा 5 बराबर में c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट से, ये जो नियम है, पहला नियम यहाँ पर लगा है और जो दूसरा नियम है, मैंने प्रश्नावली 1.3 के जो नोट्स करवाए थे उसमें नियम लिखवाया था। पहला जो नियम है वो यहाँ पर लग चुका है, दूसरा नियम यहाँ पर लग चुका है कि यदि गणित की जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं में यदि 5 का भाग पी स्क्वायर में पूरा जाता है, 5 का भाग जब पी स्क्वायर में पूरा जाता है तो 5 का भाग पी में भी पूरा जाएगा। ये निश्चित बात है स्टूडेंट से। अर्थात 5 का भाग जब 25 में पूरा जाता है तो 5 का भाग 5 में भी जाएगा, मतलब 5 का भाग जब पी स्क्वायर में पूरा जाता है तो 5 का भाग पी में भी पूरा जाएगा। यहाँ पर ये स्थिति है, ध्यान से देखना। 5 का भाग 25 में पूरा जा रहा है तो पक्का ही 5 का भाग 5 में जाएगा। ध्यान से देखना, ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, वर्गमूल है। तो ध्यान दे, किसी भी संख्या के वर्ग में 5 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी 5 का पूरा भाग जाएगा स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए, ये नियम नंबर कौन सा है, दूसरा नियम आपका, आपकी प्रश्नावली 1.3 के जो मैंने नियम लिखाए थे, जो फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें ये दूसरा नियम है कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग में पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी, उस अभाज्य संख्या का उस संख्या में भी पूरा भाग जाएगा स्टूडेंट से। हो गया आपके सामने q स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर बटा 5 बराबर q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर बटा 5 आया बराबर में q स्क्वायर। p स्क्वायर में यदि 5 का भाग जाता है तो q स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन होगी, ये कंडीशन होगी। यहाँ पर p स्क्वायर बटा 5 है और यहाँ पर है q स्क्वायर बटा 5, बाकी सारा सेम है। तो ऐसे ही अपन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, q स्क्वायर लिख देंगे। 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसके नीचे में ध्यानपूर्वक देखना, यहां पे करूंगा, यहां पे आप देखना, अंकित करना है यहां से। चूंकि यहां, मतलब यहां के लिए बोल रहे हैं कि भाई यहां पर इस सवाल में चूंकि यहां 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि यहां 5 q स्क्वायर को विभाजित, यहां 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। सेम यहाँ वाला तरीका है, यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, या यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, मतलब सेम तरीका है। इसके बाद में आगे देखना स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर इस लाइन में जो है वो 5 p को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर देखिए इस लाइन में 5 q को विभाजित कर रहा है, मतलब इन दोनों लाइनों में देखना
5 पी को विभाजित कर रहा है और यहाँ पर 5 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है, इस लाइन में और इस लाइन में देखना। तो यहाँ से अपने को ये अपडेट मिलता है, यहाँ से ये अपने को इन दोनों बातों से अपने ये सारा से मिलता है कि 5 जो है वो पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। मतलब इसलिए 5 फिर कोमा लगा के पी व क्यू 5, इसलिए 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, 5 पी को विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, पी को भी और क्यू को भी, इन दोनों को विभाजित करता है 5। इसलिए तो यहां ध्यान दीजिए, जब 5 पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या 8 जो है स्टूडेंट्स, 8 का गुणनखंड 2 है, यदि 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो सही तरीके से यदि 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वास्तव में 2 जो है वो आपका 8 का गुणनखंड है। तो यदि किसी भी संख्या में किसी का पूरा पूरा भाग जाता है तो जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या उस दूसरी संख्या का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है वो पी व क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 5 पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक व स्वयं के अतिरिक्त, और आप जानते हैं कि एक और खुद संख्या जो होती है उसका तो भाग निश्चित जाता ही है, इसलिए पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त कौन है, 5 भी है। कौन है स्टूडेंट्स, 5 भी है। तो कहने का मतलब पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त खुद के अलावा 5 भी है। तो अब ये बताइए मेरे को कि इस उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो गए, एक तो एक और खुद है, 2 तो ये हो गए, इसके अलावा 5 भी है। इसका मतलब एक यह इस संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही होते हैं। परिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है, एक और खुद। लेकिन यहां पर तो परिमेय संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब किसी भी संख्या, कोई संख्या ली थी अपन स्टार्टिंग में √5 है, तो √5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 भी है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसलिए पी व क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए पी व क्यू या √5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब स्टूडेंट्स पी व क्यू ना लिखकर √5 भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक आ गया, और 2 से अधिक जब किसी भी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए तो स्टूडेंट्स वो जो संख्या है वो सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, सिर्फ 2 से अधिक आ रहे हैं यहाँ पर। और 2 यदि किसी भी संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो जो संख्या है स्टूडेंट्स वो सदैव कौन सी होती है, परिमेय होती है। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक आ रहा है, और 2 से अधिक तो अपरिमेय संख्या के आते हैं। इसलिए अपनी पूर्व में जो कल्पना मानी थी, अपनी स्टार्टिंग में जो कल्पना मानी थी वो क्या थी, अपनी गलत थी, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक हो गए, और 2 से अधिक होने के कारण से 2 से अधिक यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए
तो दो से अधिक उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, दो से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड वो तो अपरिमेय के होते हैं। तो कहने का मतलब यदि ये ऊपर मैंने परिमेय माना, यदि ये परिमेय होती तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही आते, लेकिन यहाँ 2 से अधिक आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, अपन अपरिमेय है। अपन ऊपर जो कल्पना करे वो गलत है, ऊपर जो कल्पना करे गलत है। तो अपन लिख देंगे इस प्रकार अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना, यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना इस प्रकार अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। पहले जो स्टार्टिंग में कल्पना मानी थी वो स्टूडेंट से अपनी गलत है, इसलिए इस प्रकार अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना क्या है स्टूडेंट्स, गलत है। पूर्व में क्या माने था कि माना कि यह परिमेय है, लेकिन परिमेय होने के बावजूद भी यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से अधिक आते हैं, और आप जानते हैं कि 2 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो किसके आते हैं, अपरिमेय के आते हैं। तो ऊपर जो कल्पना आपने की थी वो क्या थी, गलत है। तो अतः वाली लाइन लिख देते हैं, अतः रूट 5 एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये लो स्टूडेंट्स, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्लियर हो चुका है आपके सामने स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको एक बार और आपको क्लियर करा देता हूँ कहाँ पर कौन सा नियम लगा है, ध्यान से आप समझ लीजिए। देखना कहाँ पर कौन कौन सा नियम यूज अपन करे है। देखो सबसे पहले मैंने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानना है, मतलब अपने को ऑपोजिट मानना होता है, उल्टा मानना होता है। तो इसलिए इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, मतलब अपन पी बटा क्यू के बराबर में रूट 5 लिख सकते हैं। इसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग अपन करें, वर्ग करें तो रूट 5 का 5 हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, वज्र गुणा कर लिया, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो गया, समीकरण 1 हो गया। पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर जो है उसको ध्यान से देखना, पी स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो क्यू स्क्वायर आता है, इसलिए चूंकि यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, मतलब 5 का भाग पी स्क्वायर में पूरा पूरा जाता है तो 5 का भाग पी में भी पूरा पूरा जाएगा। पी बराबर 5c हो गया, पी बराबर क्या हो गया स्टूडेंट से 5c हो गया। इसके बाद में देखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 2, पी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो गया, 25 इसके बट्टे में चला जाएगा, 5 का भाग 25 में गया 5 आ गया, मतलब क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर हो गया तो इतना लिखा, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर क्या है, सी स्क्वायर है, तो इतना ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 पी वाई क्यू दोनों को विभाजित करता है, मतलब 5 पी वाई क्यू दोनों को विभाजित करता है। इसलिए पी वाई क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड पी वाई क्यू या फिर रूट 5 भी यहाँ लिख सकते हैं, पी वाई क्यू, इसलिए पी वाई क्यू या रूट 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 भी है, मतलब यहां पर स्टूडेंट से उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक आ गया। 2 से अधिक मतलब एक तो खुद आ गया और एक और खुद होता ही है और एक होता है, एक मतलब खुद और एक। परिमेय संख्या के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक और स्वयं के अतिरिक्त मतलब 5 भी है, तो यहाँ पर 5 भी आ गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 भी है। इस प्रकार अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक कैसी संख्या स्टूडेंट से अपरिमेय संख्या है। ये लो तो स्टूडेंट से आपके सामने मैंने प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला किया है जो रूट 5 वाला है। वीडियो को पॉज करके आप अपनी रफ नोटबुक में अंकित करोगे, इसके बाद में आप अपनी फेयर कॉपी में उतारोगे स्टूडेंट से। तो ये प्रश्न नंबर पहला हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट से आपके यदि वीडियो आपके समझ में आया या नहीं आया इसके लिए कमेंट जरूर से करना। तो
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर दूसरे में चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा आपको मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आप ध्यानपूर्वक प्रश्न नंबर दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध अपने को करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उदाहरण प्रश्न नंबर दूसरा अपन करेंगे। तो वो एक तरीका है सेम वहां तक। तो माना कि संख्या कितनी है दूसरे क्वेश्चन में, माना कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां P/Q दो पूर्णांक है, P/Q यहां P/Q दो पूर्णांक है। ये लो स्टूडेंट्स, यहां तक तो सेम ही था, यहां तक अपना सेम ही था, पीछे वाले सवाल जैसा ही था। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या P और Q दो पूर्णांक है। ध्यान से देखना, लेकिन ये तरीका दूसरा है, सिंगल रूट वाली संख्या का नहीं है, ये सिंगल रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या आ जाए तब का। जैसे सिंगल रूट वाली संख्या √5 है, इसके साथ अलग से कौन है, 2 और 3 है, तो ये अलग से सवाल है, उसके लिए है। तो अपन लिख देंगे, अब क्या करेंगे अपन, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर P/Q, 3 + 2√5 बराबर P/Q। ये लो आपके सामने हो गया। मतलब स्टूडेंट से 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब अपने को कैसे करना है, यहां पर अपने को सिंगल रूट वाली संख्या निकालनी है। सिंगल रूट वाली संख्या का जो है उसका मान अपने को निकालना है। सिंगल रूट वाली जो संख्या है उसका मान अपने को निकालना है। यहाँ पर सिंगल रूट वाली संख्या √5 है, तो √5 का अपने को मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, 2√5 बराबर में P/Q + 3। ये लो आपके सामने हो चुका है स्टूडेंट्स। 3 + 2√5 बराबर P/Q, 2√5 बराबर P/Q -3 हो गया, -3, सॉरी यहाँ पर -3 आएगा, किस आएगा यहाँ पर -3 आएगा। ध्यान दीजिए, 2√5 यही है, P/Q यही है, ये 3 प्लस का था तो इधर माइनस का हो चुका है स्टूडेंट, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ 2√5 हो गया, इसके बाद में 2√5 हो गया, यहाँ पर लेसा ले लेंगे, 2√5 हो गया, यहाँ पर लेसा अपन ले लेंगे। ध्यान से देखना, लेसा कितना आएगा, क्यू आ जाएगा, और क्यू में क्यू का भाग देंगे, 1 आएगा, और 1 को पी से गुणा करेंगे पी, और लेसा कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा, और क्यू तो यहाँ पर हो गया अपना 3 क्यू हो गया। ये लो कितना हो गया, 3 क्यू हो गया। तो आपके सामने देखो मैंने कैसे हल किया है। पहले मैंने क्या कर दिया, इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए 3 + 2√5 बराबर P/Q हो गया, 2√5 यही रहा, P/Q -3, और यहाँ पर Q लघुत्तम आ गया, 3 Q यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से अब मैं √5 का मान निकाल पाऊंगा। ध्यान से देखना, P -3 Q और बट्टा में P -3 Q और बट्टा में कौन जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 जो है वो √5 के साथ गुणा में है, किसमें स्टूडेंट से गुणा में, तो किसमें चला जाएगा, भाग में जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बट्टा में 2 को इस तरीके से लिखना है, और Q को ऐसे सीधा लिखना है, ताकि पता चले तो 2 कौन सा है और Q कौन सा है। इसके बाद में देखना, यहाँ तक मेन बात यहाँ पर कर दी, मतलब मेन सवाल आपका क्लियर हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। ये जो है कैसे भी करके रूट वाली संख्या जो भी होती है उसका मान अपने को निकालना है, बाकी बहुत ही इजी है स्टूडेंट से। रूट वाली संख्या मान कैसे निकाला, 3 आगे गया, माइनस का हो गया, लघुत्तम ले लिया Q, तो P -3 Q, और यहाँ पर 2 जो है वो गुणा में, तो किस में आ गया, भाग में आ गया स्टूडेंट्स।
इसके बाद में देखना इस आगे कैसे करेंगे। आगे अब यहाँ पर जो भी कुछ है इसमें पूर्णांक बताना है। चूंकि ध्यान से देखना, चूंकि यहाँ P3 Q2 क्यों वह 2, ये लो आपके सामने। यहां P3 क्यों वह 2, P3 क्यों वह 2, ये सभी पूर्णांक है। ये लो ध्यान से देखिए, मैं वापस समझाता हूं। इसलिए P3 व क्यों क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर जो भी कुछ है स्टूडेंट्स है, P है, 3 है, क्यों है, P3 व क्यों व 2 भी है, P3 क्यों व 2, ये सभी पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। मतलब ये जो संख्या है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी परिमेय, ये सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं है। तो अब इसके बाद में देखना आगे अपन कैसे करते हैं। ये सभी पूर्णांक है, इसलिए ये सभी पूर्णांक है, इसलिए P-3Q बटा में 2Q, P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ये जो नियम है, ये नियम यहां पर लग चुका है। कौन सा नियम है, नियम नंबर 4 जो मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों और उन सभी पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा और भाग हो, तो उनसे बनने वाली संख्या किन्हीं भी 2 पूर्णांकों से, 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों से बनने वाले 2 या 2 से अधिक जो पूर्णांक है उनसे बनने जोड़ बाकी गुणा और भाग से बनने वाली जो संख्या है वो सदैव परिमेय संख्या होती है। नियम नंबर 4 स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए, ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या ये किसके बराबर आ रहा है, √5 के बराबर। तो हो सकता है √5 के भी √5 भी एक परिमेय होगी, क्योंकि जब ये सभी की सभी पूर्णांक है तो ये पूरी पूरी एक परिमेय है, और ये परिमेय है तो इसके बराबर √5 है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी, इसलिए √5 भी एक परिमेय, √5 भी एक परिमेय संख्या, √5 जो है ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या स्टूडेंट से, ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। चलो अब √5 के लिए बता दिए, √5 के लिए कंफर्म हो गया कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। स्टूडेंट से √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 के लिए कंफर्म हो गया। लेकिन इसके बाद में देखना स्टूडेंट्स, लेकिन हम जानते हैं कि किन्हीं भी, हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या, ऐसे लिखना, हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ये लो स्टूडेंट्स, आपके सामने ध्यान से देखना, परिमेय संख्या होती है। मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखना, ये नियम नंबर 5वां नियम है, 5वां में लिखा था मैंने। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। सॉरी, अपरिमेय आएगा यहाँ, सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। ये लो मैं वापस समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर लिखा है अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए वापस मैं क्लियर आपको करवाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना किस तरीके से,
कि देखो यहां पर ये सभी क्या थे, पूर्णांक थे, और पूर्णांकों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इसमें क्या क्या आ रहा है, पूर्णांकों का बाकी आ रहा है, गुणा और आ रहा है, भाग आ रहा है। इसमें देखना बाकी भी है, गुणा भी है, भाग, और पूर्णांकों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग सदैव एक परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट से। तो ध्यान दीजिए, तो ये सभी पूर्णांक है, इसलिए p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, और p-3q/2q एक परिमेय संख्या, तो इसके बराबर √5 आ रहा है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 के बारे में तो अपन कंफर्म ही जानते हैं कि अभाज्य संख्या का जब वर्गमूल आ जाए 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, ऐसे संख्याओं का यदि वर्गमूल आ जाए तो वो सदैव एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या लिखा है मैंने, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब इसको बॉक्स में बंद कर देना है, बॉक्स में लिखना है, इसे बड़ा कोष्ठक में लिखना है, इस तरीके से यहां से स्टार्ट हो। ये क्या लिखा है मैंने, ये जो लाइन लिखाई है, 2 लाइन जो लिखवाई है, ये मैंने इसमें क्या लिखा है, इसमें ये बताया है कि इसमें ये सिद्ध हो गया कि √5 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय है, और √5 से कोई भी संख्या गुणा हो जाए या किसी भी संख्या का भाग चला जाए, या मतलब कोई भी एक्टिविटी हो जाए √5 के साथ, √5 सदैव अपरिमेय होगा, और √5 से अलग से जो संख्या बनेगी वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो √5 से कौन बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसलिए अपनी पूर्व मानी की कल्पना अपन लिख देते हैं, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। ये लो, इसलिए अपनी पूर्व में जो कल्पना मानी थी, जो स्टार्टिंग में अपन कल्पना मानी थी, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना क्या है, इसलिए अपनी पूर्व मानी की कल्पना गलत है। मतलब स्टार्टिंग में अपन परिमेय माना था ना, वो अपना गलत है। क्यों, क्योंकि √5 तो खुद यहाँ पर क्या आ गई, अपरिमेय आ गई, और ये अपरिमेय होगी तो वहां पर √5 परिमेय कैसे होगी, इसलिए अपनी पूर्व में मानी की कल्पना क्या है, गलत है। कल्पना क्या है कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 को परिमेय मानना कल्पना इसको गलत बताया है स्टूडेंट से, तो ध्यान दीजिए। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। अपने स्टार्टिंग में जो कल्पना माने थे वो गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। अतः वाली लाइन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अतः 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये लो, ये हो गया स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव। तो आपके सामने देखना, मैं वापस क्लियर करवा देता हूं, ध्यानपूर्वक देखना स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने मान लिया परिमेय, और परिमेय है तो स्टूडेंट से ये पक्का ही क्या होगी, इसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने p/q के रूप में लिख दिया इसको, 3 + 2 √5 बराबर p/q। अब कैसे भी करके यहाँ रूट वाली संख्या का मान निकालना है। तो रूट वाली संख्या कौन सी नजर आ रही है, 5। तो कैसे भी करके अपने को 5 का मान निकालना है, अपने को √5 का। तो 3 आगे गया, माइनस का हो गया, लघुत्तम ले लिया यहाँ पर, क्यों लघुत्तम आ गया, क्यों में क्यों का भाग दिया, 1 आएगा, 1 को p से गुणा करेंगे p आएगा, क्यों में 1 का भाग देंगे क्यों आएगा, क्यों को 3 से 3q हो गया। अब यहाँ पर 2 यहाँ गुणा में इधर भाग में चला गया, तो p - 3q/2q हो गया। अब इसके अंदर जो भी कुछ आएगा इसको, इन सबको परिमेय बताना है, पूर्णांक बता देना है कि यहाँ p 3 q वह 2, p 3 q वह 2 ये सभी पूर्णांक है। इसलिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर ले आना, इसलिए ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब कि स्टूडेंट्स इसका क्या कारण है, ये परिमेय क्यों होगी, ध्यान दो, ये परिमेय क्यों होगी, क्योंकि देखो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि नियम नंबर 4 में पढ़े थे कि 2 या 2 से अधिक पूर्णांक आ जाए और उन पूर्णांकों का जोड़, बाकी गुणा और भाग हो, तो वो एक सदैव परिमेय संख्या होती है। कौन सी, ये पूरी कैसे होगी, परिमेय संख्या है। तब ये परिमेय, तो इसके बाद √5 आ रहा है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या, p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 के बारे में अपन जानते हैं कि √5 क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या वर्गमूल है। और अभाज्य संख्या का हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है वो सदैव
अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है स्टूडेंट्स वो सदैव क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो लाइन है, ये दो लाइन है स्टूडेंट्स, ये दो लाइन आपको इस √5 को अपरिमेय बना दी है, और तब √5 से गुणा हो, कोई भी गुणा हो जाए या कोई भी जोड़ हो जाए, कोई बाकी हो जाए, वो अपरिमेय ही रहेगी। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव, या इसे लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने एग्जाम प्रश्न नंबर दूसरा, आपकी एक्सरसाइज या आपकी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर से करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और स्टूडेंट्स इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, साथ ही यदि आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करना। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या आए तो इस टाइप का क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन वो इसी ऐसे ही होंगे। आगे आपकी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर तीसरा और प्रश्न नंबर चौथा जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप से होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी सिंगल रूट वाली संख्या के साथ अलग से भी संख्या आ रही है, तो वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं। बस सिर्फ और ये संख्या जो है, ये स्टूडेंट्स ये जो है ये चेंज होगा, इतना जो है ये चेंज होगा, बाकी सारे कुछ भी चेंज नहीं होता है, इतना। ये सवाल, प्रत्येक सवाल में यही चेंज होता है, बाकी सारा चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन घंटी का प्रेस बटन जो उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे भविष्य में अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।